हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम इस वीडियो में संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी तत्व या परमाणु होते हैं उस तत्व या परमाणु की दूसरे तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता हमारे पास क्या कहलाती है? संयोजकता। एक बार फिर से सुनने का प्रयास करना। हमारे पास कोई भी तत्व या परमाणु होता है वो दूसरे तत्व या परमाणु के साथ उस तत्व की बंध बनाने की क्षमता या उस तत्व की दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास संयोजकता। तो देखना, इसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डालना संयोजकता। तो लिखो संयोजकता के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर संयोजकता, संयोजकता, वैलेंसी। तो देखना बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो देखना, सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा लिखना सबसे पहले, किसी तत्व किसी तत्व की अन्य तत्व या परमाणु के साथ किसी तत्व की अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता, या लिख सकते हैं अपन जुड़ने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। एक बार डेफिनेशन को फिर से सुनना। हमारे पास संयोजकता की जो परिभाषा होगी वो क्या है कि किसी तत्व की, कोई तत्व हो सकता है या कोई परमाणु हो सकता है, तो तत्व या परमाणु के साथ कोई तत्व है, ये किसी तत्व की अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की जो क्षमता है, बंध बनाने की जो कैपेसिटी है, या दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है, तो उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। तो एक बार इस परिभाषा को, अब देखो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण लेकर के। 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, उनकी सहायता से आपको ये संयोजकता का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर से देखना। अब देखो, मान लीजिए आपने सुना होगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल आपने सुना है कि CH4, बात करें CH3, बात करें NH3, H2 और CO2। इन अणुओं के अंदर देखना, ये इन अणुओं की सहायता से देखो अपन संयोजकता को कैसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन। क्या लिया? कार्बन। तो देखना, यानी ये कार्बन है यहाँ पर, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 4। तो इस तरीके से लिख लो आप, H और ये H। अब देख रखो, हमारे पास जो कार्बन है तो लिख रहेगा ना, किसी तत्व की अन्य तत्व या परमाणु के साथ, ये तत्व है, ये तत्व अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, या जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। तो देखो इसको समझो। सबसे पहले अपन बात करें कार्बन परमाणु या कार्बन तत्व की। तो हमारे पास जो कार्बन परमाणु या कार्बन तत्व है, ये अन्य तत्व है, यानी हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है? 4 बंध। 1 2 3 4। अर्थात इस तत्व की अन्य तत्व के साथ बंध बनाने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता कितनी है? 4। इसका मतलब हो गया यहाँ पर इस कार्बन की जो संयोजकता की बात करें, संयोजकता तो कितनी हो गई? क्योंकि देखो ये कार्बन का तत्व है,
ये अन्य तत्व यानी कि हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार से देखना आगे, एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। अब देखना आगे, हमने लिया CH4 का एग्जाम्पल लिया। अब देखना दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। इधर देखना, मान लीजिए अपने लिया H2O का, तो H2O के अंदर बात करें तो इस तरीके से देखना, OH इस तरीके से जल की स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखना यहाँ पर यदि ऑक्सीजन की बात करें तो देखो, ऑक्सीजन अन्य ऑक्सीजन तत्व है या परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु अन्य तत्व के साथ हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है। तो कहने का मतलब यही तो कहा है परिभाषा में, कोई भी तत्व है जो अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता। मान लो इसकी बात करें तो ये जो तत्व है या परमाणु है, ये अन्य तत्व यानी कि हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है। तो आप देख रहे हैं 1 और 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता वो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार से यदि बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु या हाइड्रोजन का तत्व है, ये ऑक्सीजन के साथ कितने बंध बना रहा है। देखो ये H इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही बंध बना रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होती है, 1 होती है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार इसको उतारो फिर एग्जाम्पल और लेंगे। तो देखना हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया, जल का लिया। अब देखना है आगे, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का अमोनिया का एग्जाम्पल लिया, NH3 ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया का एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसमें देखना, इसको पहले ऐसे लिख लो आप, NH और ये एक लोन पेयर। अब सुनना ध्यान से। अब बात करें नाइट्रोजन के ऊपर, तो देखो नाइट्रोजन है वो अन्य तत्वों के साथ जुड़ रहा है। देखो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ भी, इस हाइड्रोजन के साथ भी, इस हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन की अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता कितनी है, यानी नाइट्रोजन का तत्व है या नाइट्रोजन का परमाणु है, वो अन्य तत्वों के साथ कितने बंध बना रहा है या कितने इसके साथ अन्य परमाणु जुड़ रहे हैं, उनकी क्षमताएं क्या कहलाती है, संयोजकता। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 बंध बना रहा है, 2 और ये 3। इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो गई यहाँ पर, तो लिखो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ 1 ही बंध बना रहा है, अर्थात इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई। इस तरीके से हमने देखा। आगे और देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास CO2 का अणु है। देखना CO2 के अणु की बात करें, CO2, तो देखो CO2 में क्या होता है, CO2 के अंदर, एक मिनट, CO2 की बात करो। देखो CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और यही कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, इन बंद को काउंटिंग करें, 1 2 3 4। इसकी मतलब संयोजकता क्या हो गई, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो तत्व है या ऑक्सीजन परमाणु है, ये कार्बन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बंध, अर्थात इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी है, 2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कितनी हो गई, तो 2। तो लिखो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर कितनी हो गई, 2। इसी प्रकार से देखो हमने H2O का एग्जाम्पल लिया, CO2 का लिया, और ले लो एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर देखो CH3 सिंगल बंध CH3। इसमें देखना मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कार्बन H H H, कार्बन H H और H। अब देखना इस कार्बन की बात करें तो ये कितने बंध बना रहा है, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई,
4। इसी प्रकार से देखो ये कार्बन 4 बंध बना रहा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई 4। हाइड्रोजन की बात करें तो प्रत्येक हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है 1 ही होती है। तो देखो इससे एक बंध बना रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल में देखा कि संयोजकता होती क्या है। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने समझा कि कोई भी तत्व होता है वो अन्य तत्व या परमाणु के साथ, किसी तत्व की अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है हमारे पास संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। अब देखो दोस्तों संयोजकता जो या वैलेंसी होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है। अभी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा है, अभी देखा है, कुछ एग्जाम्पल लिए हमने और उनमें हमने देखा है, क्या देखा, हमने देखा कि सर देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखो इधर लिखो, हम लिख सकते हैं परमाणु या तत्व लिख सकते हैं अपन, और इधर लिखेंगे संयोजकता या वैलेंसी। अब देखना, देखो हमने पढ़ा, देखो कार्बन पढ़ा तो कार्बन की संयोजकता कितनी है हमारे पास 4 होती है। नाइट्रोजन की पढ़ी हमने कितनी आती संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन की पढ़ी तो हमने कितनी आई 2। हाइड्रोजन की पढ़ी हमने कितनी आई 1। तो देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो देखो कौन कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन। तो देखो तो इन तत्वों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो ये तो था एक बेसिक तरीका संयोजकता ज्ञात करने का, लेकिन वास्तविकता में संयोजकता ज्ञात किस तरीके से की जाती है वो अब हम पढ़ेंगे। ये तो एक सिंपल तरीका था संयोजकता ज्ञात करने का। अब हम चलते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये देखो कार्बन की संयोजकता 4 किस प्रकार से होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है वो कैसे होती है, और ऑक्सीजन की 2 कैसी होती है, हाइड्रोजन की 1 ही क्यों होती है, ये किस तरीके से संयोजकता निकाली जाती है। अब उस कॉन्सेप्ट की अपन बात करने वाले हैं। तो एक बार इसको उतारो फिर चलते हैं। तो देखना इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखना सबसे पहले संयोजकता जो होती है, यहाँ लिखेंगे आप अपने, ये लिख सकते हैं कि जो संयोजकता होती है, संयोजकता, या इसको क्या बोलेंगे वैलेंसी। यदि हम रसायन शास्त्र बात करें तो देखो इसमें संयोजकता वैलेंसी होती है हमारे पास। 2 बातों को ध्यान रखना, ये एक तो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले इनको लिखो फिर मैं समझाता हूँ इनको। एक होता है अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। अब देखना सबसे पहले संयोजकता या वैलेंसी की बात करें तो हमारे पास जो बाहरी कोश होता है या जो अंतिम सेल होता है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बारे में बताती है, संयोजकता के बारे में। या जो बाहरी कोश में जो अंतिम सेल में जो अर्धपूरित हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है, अर्धपूरित जो कक्षक है, उनकी संख्या भी हमें किसके बारे में जानकारी देती है, संयोजकता के बारे में। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो बाहरी कोश होता है, जो अंतिम उपकोश होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उनकी संख्या हमें किसके बारे में जानकारी देती है, संयोजकता के बारे में। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनकी संख्या हमें संयोजकता के बारे में जानकारी देती है। तो एक बार इसको उतारो फिर चलते हैं। अब देखना, अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात और पता होना चाहिए, संयोजकता निकालने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए उपकोष के बारे में और कक्षक के बारे में। तो देखो सबसे पहले थोड़ा उपकोष और कक्षक के बारे में जान लेते हैं। तो एक बार लिखो उपकोष यानी कि सब सेल,
और इधर लिखेंगे उपकोष हो गया, और इधर लिखेंगे आप कक्षक। देखो उपकोष या सबसेल होते हैं, जैसे एस होता है, पी, डी और ये एफ। अब देखना जो एस उपकोष है उसमें कक्षक की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, यहाँ से अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से समझना, एस उपकोष है, पी उपकोष, डी उपकोष। तो एस उपकोष में कक्षक की संख्या होती है 1 इस तरीके से। पी में जो कक्षक की संख्या होती है वो 3 होती है इस प्रकार से। डी की बात करें तो इसमें जो कक्षकों की संख्या होती है वो 5 होती है, 1 2 3 और ये 5। एफ उपकोष की बात करें तो इसमें कक्षकों की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो देखो एस उपकोष में कक्षक 1, पी में 3, डी में 5 और ये संख्या लिख सकते हो। तो एस उपकोष में कक्षक संख्या कितनी है? 1 है। जबकि पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है? 3 है। जबकि डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है? 5। और एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7। तो ये हो गया। तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम संयोजकता का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास उपकोष होते हैं और उपकोषों के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब देखना, देखो मान लीजिए हमने लिया ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लिया हमने ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या होता है? देखो इसका होता है, क्योंकि 8 नंबर होता है तो 1s2, 2s2 और 2p। देखो कितने हो गए? 2 और 2 4, 8 वरने हैं तो 4, 2 और 2 4 हो गए, 4 2 6 2 8। तो देखो ना, अब देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया किस तरीके से। तो देखो इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो भी पॉइंट थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। एक बार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको एक बार देखना, ये अपने आप को ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब देखते हैं, तो ये आ गया। अब देखना, सबसे पहले बात करें बाहरी कोश। सबसे पहले इतना काम कर लिया कि सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या लिख लिया हमने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो बाहरी सेल, तो ये देखो ये अंतिम सेल है क्योंकि 1 है, ये आंतरिक सेल है। जबकि बाहरी, ये देखो ये क्या है? बाहरी किसको बताता है? हमारे पास बाहरी कक्षा को बताता है। तो एक बार देखना, देखो ये हमारे पास जो 1 है, इसके बाद में ये इसको देखो, ये होता है बाहरी कोश, बाहरी कोश, या इसको बोलते हैं अंतिम कोश, अंतिम कोश। इसे बोलते हैं संयोजी कोश, संयोजी कोश। क्या क्या बोलेंगे? बाहरी कोश, अंतिम कोश, संयोजी कोश। एक और इसका नाम होता है, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख लो आप, वैलेंस सेल। सेल, ये इसके नाम है। अब देखो बाहरी कोश में इसको लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ से जब इसको देखो बाहरी कोश इसकी बात करें तो देखो ये क्या है? एस। तो एस के लिए बनाओ, एस उपकोष के लिए ए की पी कक्षक, पी के लिए देखो पी उपकोष के लिए कक्षक बनाओ। इस तरीके से हमने बना दिया। इस एफ को उपकोष के लिए ये, यानी कि ये 2s है और ये हमारे पास क्या है? 2p है। अब देखना, अब इलेक्ट्रॉन इसमें देखना, इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 एस में, तो ऐसे भरो 1 और ये 2 भर दिया। पी में कितने? 4, तो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन 26 पर आ जाएगा। इसके बाद देखो 4 हैं तो इसका मतलब 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर
हमने लिखा तो हमने देखा यहाँ पर देखो ये हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमें किसको बताती है, संयोजकता की। तो यहाँ पर लिखना आप देखो, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमें क्या बताती है, संयोजकता के बारे में बताती है। तो लिखो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसका मतलब संयोजकता भी कितनी होगी, संयोजकता भी कितनी होगी, 2 ही होगी। यानी यही तो कहा है कि बाहरी कोश में या अंतिम कोश में, संयोजी कोश में या वैलेंस सेल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको बताती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको बताती है, संयोजकता को, वैलेंसी को। तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, इसका मतलब संयोजकता भी क्या है हमारे पास, 2 हो गई। इस प्रकार से मैंने ये भी कहा था कि अर्धपूरित कक्षकों की संख्या वो भी हमें संयोजकता के बारे में जानकारी देती है। देखो ये है पूर्णपूरित कक्षक, ये भी पूर्णपूरित कक्षक है, लेकिन ये देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षक में जब एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अर्धपूरित कक्षक है। तो ये भी अर्धपूरित कक्षक और ये भी अर्धपूरित कक्षक। तो अर्धपूरित कक्षक कितने हैं, 2। तो लिखो आप अर्धपूरित कक्षक, या इसको हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 1 और 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा तत्व के अंदर संयोजकता, किस तरीके से तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। तो देखा ऑक्सीजन में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात करें तो अब कितनी है, 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीजन की किस तरीके से हमने संयोजकता निकाली। बार इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमारा है हमारे पास, मान लीजिए कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पहले, 1s2 2s2 और 2p। तो 2p के अंदर कितना है, 2 4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो 2 4 और ये 6। अब देखो ये क्या है, संयोजी कोश है या अंतिम सेल है, अंतिम कोश। अब सुनना इसमें, तो देखो इसमें 2s है, तो लिखो पहले s उपकोश में कक्षक बनाइए, इस तरीके से ये बना दिया, और p में बनाइए कक्षक। तो s में 1 कक्षक हो गया, p में 3 कक्षक हो गए। तो देखो यहाँ लिखेंगे 2s और यहाँ लिखेंगे 2p। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो देखो 1 और ये 2। p के अंदर देखना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो कार्बन की बात करें तो देखना ये किसकी, यहाँ पर लिखना ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी, ग्राउंड स्टेट की बात करें, यानी मूल अवस्था। ये मूल अवस्था की बात करें तो देखना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब संयोजकता भी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, 2 ही होगी। लेकिन जो कार्बन की जो संयोजकता 2 होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल। तो इस कंडीशन में देखो हमारे पास हमने निकाला, तो संयोजी कोश अंतिम कोश में लिखा 2s 2p, इलेक्ट्रॉन को दिखाया। ये हमारी ये स्थिति है ये किसकी है, मूल अवस्था की है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या देखो 1 और 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई और संयोजकता कितनी हो गई,
तो देखो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है संयोजकता भी क्या होती है उस तत्व की उतनी होती है। तो देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन ये तो कार्बन की जो 2 संयोजकता है वो क्या है, अस्थायी अनस्टेबल है। इसका मतलब देखो आगे यहाँ से इस, अब देखो आगे यदि बात करें एक्साइटेड स्टेट की, इन यानी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, यदि बात करें एक्साइटेड स्टेट और उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, हमारे पास ये एस कक्षक और ये इस तरीके से पी कक्षक। अब देखना हुआ क्या, हुआ इस प्रकार से कि हमारे पास पी का एक पी उपकोष का एक कक्षक खाली है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसमें कौन किस स्टेज में, कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। तो क्या हो गया, अब देखो ये 2s है और ये क्या है 2p, तो ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में तो हमारे पास ये होगा। जबकि बात करें उत्तेजित अवस्था की तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस खाली कक्षक में आ जाता है, तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, एक यहाँ पर हो गया ये, और ये 2 ऐसे के ऐसे हैं, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ गया, यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी हो गई 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 4 है तो इसका मतलब संयोजकता भी क्या होगी भाई, संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी। और यदि बात करें अर्धपूरित कक्षकों की तो देखो 1 2 3 4 सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अर्धपूरित कक्षक है। तो अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 4। तो देखो यहाँ पर अर्धपूरित कक्षक 1 2 3 4, तो अर्धपूरित कक्षकों की संख्या की बात करें तो 4 है। संयोजकता की बात करें तो 4 होगी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। तो ये हमारे पास यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें क्या बताती है, संयोजकता को, और ये क्या होती है इसकी स्थायी संयोजकता, स्थायी संयोजकता होती है। हमारे पास जो कार्बन है परमाणु या कार्बन तत्व है उसकी संयोजकता, स्थायी संयोजकता कौन सी है, 4 वाली स्थायी संयोजकता है। तो एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। तो देखा दोस्तों कार्बन में किस तरीके से निकाला, अब आगे चलते हैं देखना। इस प्रकार से दोस्तों हम तत्वों की संयोजकता के बारे में पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और लें, एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल, हमने फ्लोरीन का ले लिया, किसका ले लिया, फ्लोरीन 9 का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 1s2 2s2 और 2p, क्योंकि देखो 9 भरने हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 4, तो इसमें कितने आएंगे 5 5 2 7 और 2 9। तो ये तो क्या हो गया, संयोजी कोष हो गया, संयोजी कोष या बाहरी कोष, बाहरी कोष। तो देखो यहाँ पर इसको लिखो, इसको लिखना S का एक कक्षक और P का 3 कक्षक इस तरीके से। तो ये 2s हो गया और ये हमारे पास हो गया 2p। अब देखो 2s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 2, तो 1 और ये 2, p में कितने हैं 5 हैं, तो इस तरीके से भरो 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर अंत में देखना तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 है। इसका मतलब, और बात करें किसकी, हमारे पास अर्धपूरित कक्षक, देखो ये पूर्णपूरित कक्षक है, ये भी पूर्णपूरित कक्षक है, यानी कंप्लीट भरा हुआ कक्षक पूर्णपूरित कक्षक होता है, जबकि आधा भरा हुआ कक्षक अर्धपूरित कक्षक होता है। तो ये पूर्णपूरित कक्षक है, ये भी पूर्णपूरित कक्षक है, और ये भी फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। देखो इसमें देखो ये अर्धपूरित कक्षक है, तो लिखो अर्धपूरित कक्षक कितना है 1। अब देखो तो संयोजकता भी क्या होगी, संयोजकता भी हमारे पास क्या होगी 1 ही होगी। तो अपन जानते हैं फ्लोरीन की संयोजकता क्या होती है 1 होती है। तो एक बार देखो हमारे पास यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो संयोजकता भी क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि बाहरी संयोजी कोष में, बाहरी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या या अपन बोल सकते हैं अर्धपूरित कक्षों की संख्या हमें किसके बारे में जानकारी देती है, तत्व की संयोजकता के बारे में। तो देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अर्धपूरित कक्षक भी 1, तो संयोजकता क्या हो गई यहाँ पर फ्लोरीन की 1 ही हो गई।
आगे चलते हैं। अब देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्लोरीन ले लिया, मान लीजिए हम नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन 7 नंबर पर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 और 2p के अंदर कितने आएंगे, 7 हैं, तो 2 4 3 7, तो ये क्या हो गया, वही लिखो, संयोजी कोष हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप संयोजी कोष, ठीक है। इसमें लिखो 2s में 1 कक्षक और 2p में कितने, 3 कक्षक, 2s और 2p। अब देखो 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 1 और ये 2। p की बात करो, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 1 2 3। तो अपन देख रखे हैं हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 3 या 3 लिख दिया। अब सुनो, यदि अर्धपूरित कक्षकों की बात करें तो 1 2 3, तो अर्धपूरित कक्षक भी कितने हैं, तो लिखो अर्धपूरित कक्षकों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है, 3 है। देखो ये पूर्णपूरित कक्षक है, जबकि ये देखो अर्धपूरित 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 कितना हो गया, 1 2 3, तो ये अर्धपूरित कक्षक हो गया 3। तो यही हमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और अर्धपूरित कक्षकों की संख्या ही हमें क्या बताती है, संयोजकता। तो हमारे पास संयोजकता भी क्या हो जाएगी, संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाती है। तो नाइट्रोजन जो परमाणु है या नाइट्रोजन जो तत्व है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। इस प्रकार से दोस्तों अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन का हो गया, एक और एग्जाम्पल लो। ऑक्सीजन का हो गया क्या, मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।